मार्क्स जो होंगे ना वो हम काउंट करेंगे। ये आपस में मशवरे कर रहे हैं जिन्हें पता नहीं इन्होंने। आज ही होगा। अच्छा जी बच्चों, प्रॉपर्टीज नोट करें, शाबाश। कल हमने ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा था, और याद है क्या, भूल गया? ज्योमेट्रिक मीन की पहली प्रॉपर्टी लिखें, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए कांस्टेंट इज कांस्टेंट। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए कांस्टेंट इज कांस्टेंट। ये प्रॉपर्टी आपको पहले भी कहीं पढ़ी हुई है, आपने याद है? अरिथमेटिक मीन में पढ़ी थी। अच्छा जी, अगर आपके पास चार वैल्यूज हों 8 8 8 8, इन चारों का ज्योमेट्रिक मीन निकालें तो 8 ही आएगा। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? चारों को जमा करेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे, है ना? क्या करेंगे? करें जरा, शाबाश, आंसर निकालेंगे। और काट लो, हो सारा 7.5 जा रहे हैं। जो तो कैलकुलेटर है ना, मेरे को पता है, मुझे यही उम्मीद है। हाँ भाई, क्या आंसर आ गया जी? 8। तो अगर सारी वैल्यू सेम होगी तो ज्योमेट्रिक मीन भी वही होगा, अरिथमेटिक मीन भी वही होगा। अगला पॉइंट, ज्योमेट्रिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड व्हेन एनी वैल्यू इन द डाटा इज नेगेटिव। क्या ये बात समझ आ रही? ये बात भी हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी, ठीक है ना? तो जरा इसको देखते हैं। सपोज करो बच्चों, यहाँ पे -2 लिखा हो, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -384 आएगा। उसका चौथा रूट लें तो भी माइनस में आ रहेगा, है ना? 76 मारो, चवलना हो रहा। कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना, अपना फलसफा जरूर झाड़ना है। तो बंदा पूछे कि तेरा फलसफा कामयाब होता तो डॉक्टर होता है, तो इतने कहते से बैठा है। हाँ भाई, तो कैलकुलेटर इस्तेमाल ही नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी काबिलियत में यकीन है, काबिलियत तो इतने बचा रहा। हाँ जी, -384 आया बच्चों, उसका चौथा रूट लेंगे तो क्या आएगा? मैथ एरर आएगा। मतलब कोई आंसर देगा ही नहीं कैलकुलेटर, तो कहते हैं आंसर नेगेटिव आएगा। पता नहीं कितों सोचते हैं, बह के समझ नहीं आती। अच्छा जी, -2 का हमारे पास एक और तरीका भी तो है, लॉग वाला, ऐसी ना, हो सर उससे आंसर आ जाए। जरा -2 का लॉग लें। हाँ जी, लॉग माइनस में आ रहेगा। नेगेटिव की वैल्यू है, उसका लॉग लेंगे तो लॉग नेगेटिव आ रहेगा। क्या है जी? मैथ है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर डाटा में कोई भी वैल्यू नेगेटिव हुई तो ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेटर नहीं हो सकता। अगला पॉइंट,
Geometric mean is vanished geometric mean is vanished when any value in the data is 0. Geometric mean is vanished when any value in the data is 0. अब जरा सोचो, यहाँ पे -2 की जगह 0 हो, सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो इस 0 ने सारा डाटा क्या कर दिया, 0 कर। चाहे यहाँ पे 4, 6, 8 की जगह 4 लाख भी लिखा हो, 6 लाख भी लिखा हो, 8 लाख भी लिखा हो, तब भी ये 0 क्या कर देगा, सबको 0 कर। यहां तक की बात समझ आ रही? तो ज्योमेट्रिक मीन का आंसर है 0। अच्छा, 0 का लॉग लें, 0 आएगा। नहीं, 0 का लॉग लें 1 आएगा। 0 का लॉग लें, आंसर आया 1 आया। तो कैलकुलेटर पे सवाल ही नहीं करना। कैलकुलेटर तो अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग में फीड है, ठीक है जी। मैंने वो कितनी दफा साबित किया कि अल्हम्दुलिल्लाह बूढ़े हो गए, अब आप कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें। वो जो आपके अंदर जवानी वाला कीड़ा था ना, कि अब हमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, 2 + 2 हमें पता है कि 5 है, लेकिन हमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, तो बड़ा मेहरबानी कैलकुलेटर इस्तेमाल करना शुरू कर दो, ठीक है जी। बड़ी क्लास में तो चलो जलील हो रहे हैं, खैर है। ये क्लास में तो 6 महीने बाद बैठी होगी यहाँ पे, लेकिन पॉइंट ये है कि फैमिली सारी सामने जलील हो गए ना, तो पूरी जिंदगी उन्होंने तो ताने मारना कि वड्डा सी है, करदा फिरदा सी, इन्हें जमा नहीं करना। हाँ जी, तो ज्योमेट्री मीन इज वैनिश्ड व्हेन एनी वैल्यू इन द डाटा इज 0। चौथी प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिक मीन इज बेस्ट एवरेज फॉर परसेंटेजेस, रेट्स, proportions, return on investments, index numbers, geometry mean is best average for percentages, rates, proportions, return on investments, index numbers. लिखे जी? मतलब यह है कि अगर डाटा में परसेंटेजेस होंगी तो अरिथमेटिक मीन लगाएंगे कि ज्योमेट्रिक मीन? आवाज नहीं आई। अगर डाटा में रेट्स गिवन होंगे, अगर डाटा में प्रोपोर्शंस गिवन होंगी, अगर डाटा में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगी, अगर डाटा में इंडेक्स नंबर होंगे, यहां तक की बात समझ लगी? अच्छा, अब बच्चों जरा सवाल देखें। ए पर्सन गॉट इंक्रीज इन हिज सैलरी एट द रेट ऑफ 10%. A person got increase in his salary at the rate of 10%, 6%, and 14%. %, 6%, and 14% at the end of first year, at the end of first year, second year, and third year respectively. At the end of first year, second year, and third year respectively. Find his annual average percentage increase.
फाइंड इज एनुअल एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी। क्या बच्चों हमने उसकी एवरेज सैलरी फाइंड करनी है? हाँ जी, एवरेज परसेंटेज सैलरी, ठीक है जी, हमने उसकी एवरेज सैलरी नहीं फाइंड करनी, क्या फाइंड करना है? तो क्या फाइंड करना है? इंक्रीज हमने फाइंड करना। हमारे पास 3 वैल्यूज है, कौन कौन सी? 10, 6 और 14। क्या ये तीनों परसेंटेजेस हैं? तो क्या बच्चों इसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे? क्यों क्यों? अगर बच्चों इसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए तीनों को जमा करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे, ऐसी है। तो 10 जमा 6 जमा 14 डिवाइडेड बाई 3, आंसर क्या आ रहेगा? 10 आ रहेगा। तो 10% है जी एवरेज। लेकिन हम कह रहे हैं चूंकि ये परसेंटेजेस हैं तो ये एवरेज ठीक नहीं है, यहाँ पे अरिथमेटिक मीन सही आंसर नहीं देगा। तो यहाँ तक की बात समझ लगी? अच्छा, अब आपके पास वैल्यूज कौन सी है? 10%, 6% और 14%। अब बच्चों फिर इनको मल्टीप्लाई करना होगा। बोलो 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 बोलो। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरा रूट लेंगे, ऐसे ही। लेकिन आपको पता है कि परसेंटेज खुद से इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं होती। सोचो, परसेंटेज खुद से एक इंडिपेंडेंट वैल्यू, मतलब किसी बच्चे के क्लास में मार्क्स आए हैं, कितने मार्क्स आए जी? 15। तो 15 तो इंडिपेंडेंट वैल्यू है। लेकिन हम कहें कि उसके 50% मार्क्स आए हैं, तो 50% किसका था? तो जो वैल्यू आप जिसका 50% लिया, जब तक वो वैल्यू पता नहीं होगी 50% कोई बात समझा नहीं पा रहा, नहीं पढ़ समझ रहा। मतलब उसकी सैलरी में 10% इजाफा हुआ है, तो सैलरी होगी तो इजाफा हुआ है। अगर सैलरी नहीं है तो इजाफा कैसे कैलकुलेट कर सकते? तो पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? अगर को कह दी मैंने पिछले साल की निस्बत इस साल में 10% इंप्रूवमेंट की है मैंने, तो फिर पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि पिछले साल क्या परफॉर्मेंस है, वरना इंप्रूवमेंट समझ नहीं आ रही। तो बात समझ आ गई? अब ये 10% इजाफा हुआ है, तो जिसका 10% लिया होगा वो वैल्यू खुद 100% होगी या 50% होगी? तो 100% होगी। क्या ये बात समझ लगी? तो वैल्यू खुद 100% होगी, उसमें जब 10% इजाफा हुआ होगा तो इजाफा होने के बाद वो वैल्यू क्या बन गई होगी? 110%। सोचो 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 सोचो। तो 110% को कैलकुलेटर पर जरा लिखो। 110% को कैलकुलेटर पर जरा लिखो, क्या आंसर आता है? 1.1। क्या ये बात सबको समझ आई? मतलब 1.1 का मतलब भी क्या है? 110%। तो क्लियर है सबको? 100% को कैलकुलेटर पे लिखो जरा, क्या आंसर है? मतलब 100% बेसिकली 1 को 100% कहते हैं। तो 1.1 का क्या मतलब होगा? 110%। 1.2 का क्या मतलब होगा? 120%। ठीक है जी। तो पहली वाली 10% है, किसी सैलरी में इजाफा हुआ होगा तो वो बन गई होगी 110%। यहां तक की बात लगी? या 1.1 बन गई होगी? क्या बन गई होगी? 1.1। क्या ये पॉइंट समझ रहा है? दूसरी वैल्यू कितनी है? 6%। अब ये 6% जिसका लिया होगा वो क्या 110% होगा? नहीं, वो 100% होगा। जब भी किसी चीज की परसेंटेज ली जाती है वो चीज खुद क्या होती है? 100% होती है। नहीं समझ? ठीक है। तो 6% जब इजाफा लिया होगा तो इजाफा होने के बाद सैलरी क्या होगी? होगी 106%। अब 106 कैलकुलेटर पर लिख के देखो क्या आंसर आता है? 1.6। 1.6 का मतलब क्या होता है? 160%। ठीक है ना? वो 106% नहीं होगा, 1.06 होगा तो 106% होगा। इसी तरह से बच्चों तीसरा इंक्रीमेंट लगा हुआ कितना लगा है? 14%। तो जिसका लगा होगा वो खुद क्या होगा? 100%। तो 100% में 14% ऐड करें तो 114% या 1.14। अब आपके पास 3 वैल्यूज बन गई है, 1.10, 1.06, 1.14। यहां तक की बात समझ लगी? इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब रूट लेंगे।
क्या आंसर आ रहा है? 1.0995 ऐसे ही है। अच्छा, अब मसला यह है बच्चों, इन सारी वैल्यूज में 1 तो हमने ऐड किया है, डाटा में तो 1 नहीं था ना, डाटा में तो वैल्यू थी 10%, 6%, 14%। इन तीनों में 100% तो हमने खुद ऐड किया है, और वो इसलिए ऐड किया है कि परसेंटेजेस इंडिपेंडेंट वैल्यूज नहीं होती। यहां तक की बात समझ आ रही है? तो हमने जो 1 ऐड किया है, तो जो आंसर निकला है उसमें से फिर एंड पे हमें क्या करना चाहिए? 1 माइनस भी कर देना चाहिए, क्योंकि हमें इंक्रीमेंट फाइंड करना है। नहीं बोलेगा क्या आंसर आएगा बच्चों? 0.0995। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 9.95%। हजम होगी बात? अब बच्चों अरिथमेटिक मीन से आंसर आ रहा था 10%। अरिथमेटिक मीन से आंसर क्या आ रहा था? 10%। और ज्योमेट्रिक मीन से आ रहा है 9.95%। अब ऊपर वाला जो पॉइंट है वो कहता है कि अगर क्वेश्चन में परसेंटेजेस होंगे तो अरिथमेटिक मीन सही आंसर नहीं देगा, ज्योमेट्रिक मीन सही आंसर देगा। तो अरिथमेटिक मीन का आंसर है 10%, ज्योमेट्रिक मीन का आंसर है 9.95%। ठीक है, तो कौन सा आंसर ठीक है, कौन सा गलत है? ज्योमेट्रिक मीन वाला ठीक है और अरिथमेटिक मीन वाला गलत। यहाँ तक की बात समझ आ गई? तो कुछ पल्ले पे है? अब किसी को इतराज, सर जी 1 जमा क्यों किया है, 1 माइनस क्यों कर रहे हैं, कुछ पल्ले नहीं पै रहा, की चल रहा है, ऐसा कोई बचा है? तो बोलो बोलो बोलो। चलो जी, इसको मजीद थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। फर्ज करो एक बंदे की सैलरी है 10,000। कितनी सैलरी है? 10,000। ये उसकी तमाम इंक्रीमेंट लगने से पहले की सैलरी। कितनी सैलरी थी? 10,000। पहला इंक्रीमेंट लगा कितने परसेंट? ये 10% किसका लेंगे? 10,000 का लेंगे। तो कितना इंक्रीमेंट लगा? आवाज नहीं आई। 1,000 रुपए इंक्रीमेंट लगा। फिर अच्छा, 1,000 रुपए इंक्रीमेंट लगने के बाद उसकी टोटल सैलरी कितनी होगी? 11,000। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब बच्चों अगर मैं यहाँ पे 10,000 को 110% से मल्टीप्लाई कर दूं तो 11,000 तो तब भी आता है। हाँ जी, मुझे बताएं आपका आंसर क्या आया था? 11,000 आया कि नहीं आया? आपने 11,000 कैसे निकाला? आपने पहले इंक्रीमेंट निकाला, 1,000 आया, 1,000 को 10,000 में क्या किया? जमा कर दिया। मैंने कुछ नहीं जमा किया, मैंने तो सीधा सीधा परसेंटेज ली। और फर्क यह है कि आपने कौन सी परसेंटेज ली है और मैंने कौन सी परसेंटेज ली है। आपने सिर्फ 10% लिया था, मैंने 110% लिया है। इन दोनों में फर्क समझ आ रहा है? आपने 10% जिसका लिया है वो खुद 100% है। सोचो 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 सोचो। तो मैंने जब 110% से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसमें 10,000 खुद 100% भी शामिल है और उसके ऊपर लगने वाला इंक्रीमेंट भी शामिल है। आपने 2 स्टेप में आंसर निकाला, मैंने 1 स्टेप में आंसर निकाला। क्या ये बात हजम होगी सबको? चलिए हजम हुई। अगला पॉइंट, अगला इंक्रीमेंट कितना लगा? 6%। ये 6% किसका लगना है? 10,000 का लगना है। 76 मारो, किसका लगना है? सोचो 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 शाबाश। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪਾਪਾ मुझे समझ आ गई इंक्रीमेंट कैसे लगता है। उन्हें ला लितर लेना है क्या? तो इंक्रीमेंट की कैलकुलेशन करके आ जाओ। अगला इंक्रीमेंट 2 साल पहले वाली सैलरी पे लगना है, जो इमीडिएटली आप सैलरी ले रहे हैं उसका लगना है। तो कल आई है कि नहीं आई? सीए होए ना हो, कम से कम इंक्रीमेंट भी समझ लो। पापा ने कहना तेरे तो इतना पैसा लाया, तेन सीए करान कर लिया, तो तू मेरी सैलरी का बेड़ा गर्क करता पड़ेगा। हाँ जी। तो बच्चों सेकंड इंक्रीमेंट लगा 6%, किसका लगेगा? इमीडिएटली पिछली सैलरी का। वो पिछली सैलरी कितनी थी? 11,000। तो 11,000 का 6% क्या आंसर आएगा? 660। ठीक हो गया। तो 660 जब आपका इंक्रीमेंट लगा तो सेकंड इंक्रीमेंट लगने के बाद वाली सैलरी कितनी होगी? 11,660। नहीं समझ रही? ठीक है। अगर मैं बच्चों ये करूं कि मैं इसको
106% से मल्टीप्लाई कर दूं तो बच्चों आपका और मेरा आंसर मैच कर गया। ये कैसे चमत्कार हो गया? मैंने तो 106% 11,000 का लिया, 10,000 का लिया है ना। 11,000 तो लिखा है ऊपर, तो 10,000 लिखा हुआ है। यही तो आप कह रहे थे सर 10,000 का लें, मैंने भी तो वही किया। शाबाश शाबाश शाबाश। नजर 10,000 आ रहा है लेकिन 10,000 है नहीं, ये नजर का धोखा है। नहीं पल्ले है, नजर आ रहा है 10,000 है, लेकिन आपको पता है अंदर खाते कहीं ना कहीं कि 10,000 नहीं है। आपने 11,000 का 6% लिया तो 11,660 आया, तो मैंने 10,000 का 106% लिया तो मेरा कैसे 11,160 आ गया? तो मैंने 10,000 का 106% नहीं लिया, मैंने 11,000 का लिया। वो 11,000 कैसे बना? वो जो 110% लिखा हुआ है ना, वो उसको 11,000 बना रहा होगा। वो नजर नहीं आ रहा लेकिन वो बना रहा है। वो पॉइंट समझ आ गया सबको? अगला पॉइंट, तीसरा इंक्रीमेंट कितना लगा? 14%। 14% किसका लगेगा? 11,660 का 14% लगेगा। निकाले आंसर क्या था? तेरह हजार 292 नहीं समझ रहे? अब बच्चों इसको क्या करेंगे हम? 114% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका और मेरा आंसर मैच कर देगा। जबकि आपने तो 114% नहीं लिया, आपने क्या किया है? आपने तो 14% लिया था, ऐसे ही है। हाँ भाई, तो क्या मैंने 114% 10,000 का लिया है? 11,000 का लिया है? अभी पहले तो आप 11,000 ही कह रहे थे। और 10,000 जब 110% मल्टीप्लाई हुआ तो 11,000 बना था, पिछली दफा तो 11,000 ही था। अभी क्या हुआ? जब 106 से मल्टीप्लाई हुआ था तो 11,660 बन गया था, उससे आगे जाके मल्टीप्लाई हुआ 114%। अकल आई है? सारी गलत उसी माशाल्लाह 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ी हुई है। ये परसेंटेजेस वाली बातें कोई नई नहीं है। अब ये नहीं कह सकते सर हम मेडिकल से हैं, मेडिकल से बहुत अरसा पहले आपने मैथ पढ़ी हुई। मेडिकल में सिर्फ 2 साल मैथ नहीं पढ़ी, बाकी मैट्रिक तक तो हर बच्चे ने मैथ पढ़ी। तो परसेंटेजेस आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग में नहीं सिर्फ पढ़ी कि इंजीनियर पढ़ के आने परसेंटेज, हमें तो पता नहीं परसेंटेज क्यों दी। परसेंटेज क्यों था? ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, 3 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं 10,000 के साथ, ये उसकी ओरिजिनल सैलरी 10,000 थी, ऐसी है ना? वो ये तो उसकी ओरिजिनल सैलरी थी ना, इसको निकाल लेते हैं। बेसिकली 3 वैल्यूज आपस में जमा हो रही हैं। हाँ नहीं नहीं, आज पता लग गया हमें कि ये जमा का साइन है। आवाज आई मैंने? यस सर, जमा हो रही है। जो तुम कर रहे हो जमा ही कर रहे हो, और की कर रहे हो? जमा ना साइन सी थोड़ा जमा अखा का टेढ़ापन सी, तो ये थोड़ा सा घूम के इधर आ गया, ये थोड़ा सा घूम के नीचे चला गया, तो ये ऐसे हो गया। अच्छा बंदा की करे। हाँ जी, ये वैल्यूज क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। और 10,000 को निकाल दे, क्योंकि 10,000 को हमने अज्यूम किया था। इस 10,000 की जगह 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है। तो जो भी वैल्यू होगी वो 10,000 की जगह लिखी जाएगी, ऐसी है। तो असल में तो 3 वैल्यूज हैं जो आपस में क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई हो गई। कौन कौन सी? 110%, 106% और 114%। ये तीनों आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब 3 वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो अरिथमेटिक मीन निकलेगा कि ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा? अरिथमेटिक मीन क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि उसमें वैल्यूज ऐड होती है, मल्टीप्लाई नहीं होती। यहां तक की बात समझ लगी? अगला पॉइंट,
जब मैंने बच्चों 10% की बजाय 110% से मल्टीप्लाई किया था तो इंक्रीमेंट निकला था कि टोटल सैलरी निकली थी? शाबाश शाबाश शाबाश। जब मैंने 110 से मल्टीप्लाई किया था तो इंक्रीमेंट निकला था कि टोटल सैलरी? फिर मैंने जब 106 से मल्टीप्लाई किया था तो इंक्रीमेंट निकला था कि टोटल सैलरी? जब मैंने 114 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके सामने जो लिखा हुआ है ये इंक्रीमेंट है कि टोटल सैलरी? लेकिन हमने सवाल में क्या निकालना है? हमने टोटल सैलरी नहीं निकालनी, हमने क्या निकालना है? इंक्रीमेंट। तो बच्चों सादा अल्फाज में तीन वैल्यूज हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं। कितनी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं? तीन। कौन कौन सी? 110% और कौन सी? 106% और 114%। यहां तक की बात सुन लगी? इन तीनों का हम ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो 109.95 आएगा। ऐसे ही है। अब आपको पता है कि ये जो 109.95 है ये इंक्रीमेंट नहीं है, ये इंक्रीमेंट नहीं है क्योंकि इन तीनों में 100 शामिल है। 110 में भी शामिल है, 106 में भी शामिल है और 114 में भी शामिल है। तो 100 माइनस कर दें तो पीछे आंसर क्या आ जाएगा? 9.95। ये बेसिकली इंक्रीमेंट। और समझ आ गई है? तो 9.95। अच्छा, अब इस पे एक और तरीके साबित करते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है। अब जरा देखो बच्चों गौर से, एवरेज का तो मतलब यही है ना कि अगर इन तीन वैल्यूज की जगह, एवरेज का मतलब होता है सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट होल डाटा, ऐसे ही ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन तीनों वैल्यूज की जगह ये कंपनी एक ही वैल्यू यूज करती हर साल तो आंसर सेम आता। सोचो 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 सोचो। इस कंपनी ने पहले साल क्या किया? 10% इंक्रीमेंट लगाया, दूसरे साल 1%, तीसरे साल। अब अगर ये तीनों वैल्यूज गायब कर दी जाए, इसकी जगह कोई और वैल्यू यूज कर ली जाए और वो वही आंसर दे जो इन तीनों के बाद आ रहा है, तो वो सिंगल वैल्यू इस पूरे डाटा को क्या कर रही होगी? रिप्रेजेंट। अब जरा सोचो, इस बंदे की सैलरी है पहले साल कितने %? 10,000। सोचो, इस बंदे की सैलरी पहले साल कितनी है जी? 10,000। उसका हमें लेना चाहिए कितने %? अब 9.95% लेंगे तो इंक्रीमेंट आएगा कि सैलरी आएगी? इंक्रीमेंट आएगा। हमें चाहिए सैलरी। तो बच्चों हम 9.95 से मल्टीप्लाई करें या 109.95 से मल्टीप्लाई करें? बोलो बोलो बोलो, शाबाश शाबाश। आवाज नहीं आई। अच्छा बच्चों, आपको पता है ना कि ये जो वैल्यूज है ऊपर, ये 109.95 के बाद ही बड़ा कुछ लिखा हुआ है। हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं। जब राउंड ऑफ करेंगे तो शायद 1-2 रुपए का फर्क आ सकता है, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट यूज करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आए। ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? करके देखते हैं जी। उस बंदे की पहली सैलरी क्या थी? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 109.95। इसके आगे क्या था भला? 14937, यही था। ये इसके आगे भी कुछ था? वहां मैं चवल मारू वो समझ रहे कि सर तो सर को भी पता, वो सर भी इतने बैठे हो नहीं गए जमाने। हाँ, सर तो सीधा उतो आए ना। सर तो बेंचा तो बैठे ही नहीं करी जिंदगी है। सोचते नहीं है मासा कि यार असं पूरी जिंदगी चवला मारिया ना होनी सी पढ़ लीए, हूं नहीं चवला ही मारनी है। तो पुत्र हूं चवला मारिया ना तो हूं रिजल्ट हो ही आना जो पहले आया। 109.951493.7। क्या ये बात समझ लगी बच्चों? पहले साल में उसका इंक्रीमेंट क्या लगेगा? 109.97। और अगले साल भी यही इंक्रीमेंट लगा होगा और उसके अगले साल भी क्या होगा? 951493.7। ठीक है जी। अब देखते हैं कि अगर ये कंपनी तीनों सालों में एक ही परसेंटेज लगा रही होती तो 3 साल बाद उसकी सैलरी 13,292.4 होती।
यही आंसर आया था हमारा। तो चेक करो 13,292 से 4 बन रहा है कि नहीं बन रहा? नहीं समझ रहे? अच्छा, अब इसका मतलब है ज्योमेट्रिक मीन का आंसर ठीक है, क्योंकि तीनों वैल्यूज की जगह अगर ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू यूज करें तो 3 साल बाद वही सैलरी बनती है जो वहां से बन रही थी। अच्छा, हमने अरिथमेटिक मीन भी तो निकाला था, 10,000 उसकी सैलरी है पहले साल, इनकी अरिथमेटिक मीन क्या आया था 10%, तो पहले साल 110%, अगले साल भी 110%, उसके अगले साल भी 110%। आंसर निकालेंगे तो 13,310 आएगा। ये 13,292.4 से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि अरिथमेटिक मीन का आंसर ठीक नहीं है, ज्योमेट्रिक मीन का आंसर ठीक नहीं। समझ रहे? ठीक है नहीं? तो बच्चों अब ये बात आपके पल्ले पड़ गई है कि सर जी पहले आपने 100 जमा क्यों किया और बाद में 100 माइनस क्यों किया। क्लियर सबको? अच्छा जी, अब बच्चों अगला पॉइंट है, अभी हमने देखा था कि ये परसेंटेजेस ऐसी चीज थी जो आपकी वैल्यू में इजाफा कर रही थी। क्या कर रही थी? इजाफा। लेकिन वैल्यू में कमी भी तो हो सकती है, और कमी हो सकती है कि नहीं हो सकती? अब जरा सवाल लिखो, ए कार डिक्रीज इन वैल्यू, ए कार डिक्रीज इन वैल्यू एट द रेट ऑफ 10%, at the rate of 10%, 6% and 14%. A car decrease in value at the rate of 10%, 6% and 14% at the end of first year, second year and third year respectively. ठीक है जी? The car decrease in value at the rate of 10%, 6% and 14% at the end of first year, second year and third year respectively. ठीक है जी? जिस तरह से मोबाइल है, इसकी वैल्यू वक्त गुजरने के साथ बढ़ती है कम होती है? कम होती है। तो जैसे सैलरी में इजाफा होता है, कुछ चीजों की वैल्यू में क्या होती है? कमी भी हो सकती है। अब जरा देखो बच्चों, वैल्यू सेम है जो अभी हमने पढ़ी है, कौन कौन सी हैं? 10, 6 और 14। अगर अरिथमेटिक मीन निकालेंगे आंसर क्या आएगा? 10%। और अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? 9.95। आई मैंने तोड़ दो मीन से होती हो, कल इस्तेमाल कर लो थोड़ी सी। ठीक है जी, ये तो ज्योमेट्रिक मीन का चमत्कार है। अरिथमेटिक मीन चूंकि वैल्यू सेम है तो आंसर भी सेम आएगा। अरिथमेटिक मीन ऊपर भी 10% था, नीचे भी। क्यों? क्योंकि इसे जमा करना, 3 पे डिवाइड करना। अल्लाह खैर सुन। ठीक हो गया? अब जरा कर इस्तेमाल करो। फर्ज करो बच्चों, पहले साल में गाड़ी की कीमत थी 100 रुपया। कितनी कीमत थी? 100 रुपया। तो पहले साल कितनी कमी आई गाड़ी की में? 10%। तो 10% कमी आने के बाद गाड़ी की बाकी कीमत कितनी रह गई? 9। क्या ये बात सबको हजम होगी? अगले साल कितनी कमी आई? 6%। अब 6% 100 का लेना है कि 90 का लेना है? 90 का। ये कला है थोड़ी सी कि नहीं है? कि 100 तो था ही नहीं, तो कमी 100 की कैसे आएगी? 6%। तो गाड़ी रह कितने की गई है? वो बोलो तो सही, 90 की। तो 6% उस 90 का लेना है कि 100 का? 100 का तो नहीं ले सकते ना, ये ले सकते हैं। तो अगले साल जो कमी आएगी 6%, वो किसकी आनी है? 90 की कमी आनी है। तो 90 का 6% ले माइनस करें, आंसर क्या आता है? 84.6। और कल ही सबको। अगले साल 14% कमी हुई, तो 14% किसका लेंगे? 84.6 का 14% ले जरा।
क्या आंसर आता है? बोलो 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 बोलो। क्या आंसर आता है? 72.756 ये आंसर आता है। अब मैंने तो यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, 100 लिखा है, तो क्या मैंने सारी परसेंटेज 100 की ली है? समझ आ रही बात? अच्छा, अब की बार मैं ये जो सारी परसेंटेजेस हैं इनको 1 में से माइनस कर रहा हूँ कि प्लस कर रहा हूँ? माइनस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि डिक्रीज हो रही है। ऊपर क्या किया था? प्लस क्यों किया था? क्योंकि इंक्रीज हो रही है वैल्यू। तो अब की बार जब आपकी वैल्यूज में कमी आएगी तो बच्चों 110 नहीं लिखेंगे। पहले तो 110 लिखा था, अब 110 नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? 90 लिखेंगे। अगले साल बता दो 76 मारे कसम, 94 लिखेंगे। गधो मर गए सारे, मर गए मर गए मर गए मर गए। अब जरा गौर से देखो यहाँ पे, ये वाली वैल्यू समझ आती है ना? 1 में से 0.1 माइनस करें तो क्या आता है? 0.9 आता है ना? अब आगे चलो जरा, 1 में से 0.06 माइनस करें तो क्या आएगा? 0.94 ही आएगा ना, कि 86 आएगा? आगे चले, 1 में से 0.14 माइनस करें तो 0.86 आएगा। ऐसी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? 90%, यहाँ पे 94%, यहाँ पे 86%। ये आंसर आएगा। सोचो 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 सोचो, ये नहीं आएगा? बोलो। अच्छा, अब आपने 100 में से सारी वैल्यूज को माइनस किया, तो बच्चों ये वो आंसर नहीं है जो गाड़ी की कीमत में कमी हुई है। ये वो आंसर है जो कमी होने के बाद बाकी बच गया है। क्या हमें बाकी बचा हुआ आंसर चाहिए या कमी चाहिए? हमें तो कमी चाहिए। उसने कहा फाइंड एवरेज परसेंटेज डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ कार। यहां तक की बात समझ लगी? तो बच्चों इसमें से क्या करना है? ये वो वैल्यू जो बच गई है, 100 में से कितनी नीचे गिर गई है। अब हमने कितनी वैल्यू में कमी आई है वो निकालनी है। वो कैसे निकालें? 100% में से इसको क्या कर दें? माइनस कर दें। तो क्या आंसर आएगा? 10.059%। नहीं पल्लेगा, नहीं पल्लेगा। क्या आंसर आएगा जी? 10.059298832। क्या ये पॉइंट समझ आया सबको? अच्छा, अब वंस अगेन बच्चों, आपके पास वैल्यू सेम थी 10, 6 और 14। पहले भी 10, 6 और 14 थी, अभी भी क्या है? 10, 6 और 14। लेकिन पहले आंसर आया था 9.95, अब आंसर क्या आ रहा है? 10.06। वैल्यू सेम है, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन इस बात का भी ख्याल रखता है कि भाई ये वैल्यूज इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है। अगर इंक्रीज कर रही है तो आंसर कुछ और देगा, डिक्रीज कर रही है तो आंसर कुछ और देगा। ये अकल, इतनी अकल अरिथमेटिक मीन में नहीं है। वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, 10 आंसर दे देना बस, बाकी तुम जाने तो थोड़ा कम जाना। कोई पॉइंट समझ आया? अच्छा, अब आपके दिमाग में होगा सर जी ये पहले साल तो 90% था, अगले साल 94% कैसे हो गया? ये गाड़ी की कीमत बढ़ कैसे गई है? वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लेकिन कमी आने की शरह में कमी आ गई। नहीं पता नहीं की कहता ना। और वेलोसिटी एक्सेलरेशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? समटाइम एक्सेलरेशन बढ़ाने से वेलोसिटी तो बढ़ रही होती है, लेकिन वो एक्सेलरेशन पिछले वाले एक्सेलरेशन से हो सकता है कम हो, वेलोसिटी फिर भी बढ़ रही होती। फिजिक्स की गल की मुझे समझ आ जानी चाहिए। 2 साल जरीर हो फिजिक्स के 4 साल और चेक करो, माशाल्लाह पीएचडी क्वालिफाइड बंदे भी बैठे हुए। अच्छा, बेसिकली क्या रहा है बच्चों, आपको पता ना चाहिए, ये जो 94% है ना, ये आपने 100 का नहीं लेना। ये 94% आपने जब 90 का लेना है तो आंसर और भी 90 से भी छोटा आना है।
अब जरा 90 का 94% लेके देखें, आंसर वही आएगा 84.6। करके देख लो, करके देख लो, करके देख लो। 90 का 94% लें, ये वही आएगा जो आप निकाल के बैठे हुए हैं। नहीं समझ रही? अब आपके मुताबिक दूसरी दफा जब कमी आएगी, दूसरी दफा जब कमी आएगी तो 84.6 आंसर आना चाहिए ना। तो मैं कह तो रहा हूं कि 90 का 94% ले लो, वही आएगा जो आप सोच के बैठे हो, क्योंकि कैलकुलेटर में 90% से 94% मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो जब 90 से 94% मल्टीप्लाई होगा तो आंसर बड़ा नहीं आएगा, 90 से छोटा आएगा। तो वो जो आप अपने दिमाग में लेके बैठे ना 84.6 आना चाहिए, वो 84.6 ही आएगा। ठीक है, अब इसको बच्चों क्लियर करने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब जरा देखो, फर्ज करो एक कार की कीमत है 10 लाख रुपया। कितनी कीमत है? 10 लाख की गड्डी तो कोई नहीं आती, ये तो झूठ है। जिस जमाने में मैंने एग्जांपल दी थी उस वक्त जमाने में आ जाती थी, तो चंगी भली गड्डी आ जाती थी। अच्छा जी, बहरहाल गाड़ी की कीमत कितनी है? 10 लाख। पहले साल कितनी कमी आई? 10%। गाड़ी की बाकी कीमत कितनी आ गई? 9 लाख। अकल आ गई? अगले साल कितनी कमी आई? 6%। तो कितने रुपए कमी आई? ये 6% किसका लेंगे? आवाज नहीं आई। 9 लाख का कि 10 लाख का? 9 लाख। कितनी कमी आई? हाँ जी, 54,000। अगले साल कितनी कमी आई? 14%। ये 14% किसका लेंगे? 8,400 6,000। इन्होंने सीए क्वालीफाई करके किसी कंपनी ਦੇ ਵਿੱਚ सीएफओ लगना है। ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੂੰ ਜਾ ਜਾ, तेरे ਵਰਗਾ ਸਾਨੂੰ सीए नहीं चाहिए। 8,400 6,000 नंबर सीधे पतले होए कोई नहीं, सीए करना चाहिए। हाँ जी, मतलब तो यार एफएससी प्री मेडिकल को इतना भी जलील ना करो कि प्री मेडिकल की वजह से ये बोला नहीं जा रहा हमसे। 8,400 6,000। जलेबी की इज्जत वाला वर्ड होता कि 8,400 कह दिया है, आगे कहते सर 6 है, फिर उसके बाद 3 जीरो है। उर्दू ही फंस गई है माशाल्लाह, अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते हालात हो गए। अच्छा नहीं, 14% कमी आई बच्चों, क्या आंसर आया पीछे? 1,18,000, फिर 44, फिर उसके नाल जीरो। हाँ जी, 1,18,440 की कमी आई है। बाकी उसकी गाड़ी की कीमत कितनी बच गई है? 72,000। 72,000 ये बनेगा इस फॉर्म का कसम। ये ला दो इस फॉर्म दे कौवा चला हंस की चाल है ना, अंग्रेजी आती है ना उर्दू आती है। 727,560 इसमें इज्जत है। अच्छा जी, अब बच्चों जरा गौर से देखो, क्या ये 727,560 का आंसर एक और तरीके से भी निकाला जा सकता है? वो जरा ये वाला तरीका करके देख लो। 10 लाख इंटू 1 माइनस 10% इंटू 1 माइनस 6% इंटू 1 माइनस 14%। इस तरीके से देखो जरा, आंसर ये आना चाहिए जो आपने निकाला है। हाँ जी, सेम आंसर आ रहा है। आपको पता लगे ना पीछे क्या स्टोरी चली है? वो ऊपर वाली स्टोरी तो सारी समझ आती है ना। 10 लाख था, फिर इंक्रीमेंट, फिर वैल्यू में कमी आई, 9 लाख रह गया, फिर कमी 8,46 रह गया, फिर कमी है 727 रह गया। ये पीछे वाली स्टोरी तो क्लियर है।
लेकिन मैं कहूँ कि अगर एक लाइन में आंसर निकालना हो तो 10 लाख इंटू 1 माइनस 10% इंटू 1 माइनस 6% 1 माइनस 14% आंसर सेम आएगा। अब ये 1 माइनस 10%, 1 माइनस 6%, 1 माइनस 14% जो कुछ भी है, अल्टीमेटली आंसर वही दे रहा है जो आपका दिमाग कह रहा है। ऐसी है। तो बच्चों हकीकत में 10 लाख तो हमने अज्यूम किया था, हकीकत में तो वो तीन वैल्यूज है जो मल्टीप्लाई हो रही है आपस में। 10 लाख की जगह 50 लाख भी आ सकता है, 2 करोड़ भी आ सकता है, 3 करोड़ भी आ सकता है। वो तो वैल्यू हमने अज्यूम की, ऐसी है ना। उसको निकाल देते हैं, बाकी जो वैल्यू बची उसका क्या कर लें, ज्योमेट्रिक मीन ले लें। ऐसी है। ज्योमेट्रिक मीन लेंगे बच्चों, आंसर आ जाएगा 0.899407 016। ऐसी है। और क्लियर सबको? अच्छा, अब बच्चों ये 0.89 जो है ना, ये वो वैल्यू है जो 100% से कम होके पीछे रह गई है। हमने क्या निकालना है, डाउनफॉल कितना है। ये तो वो है ना जो बच गई है, हमें डाउनफॉल निकालना है। तो क्या करेंगे, वो वैल्यू जो है ना 1 में से माइनस कर दें। तो क्या आंसर आ जाएगा 10.06। ऐसे ही है। तो बच्चों अगर हम हर एक साल, हर साल 10%, 6% और 14% का डाउनफॉल रिकॉर्ड करने की बजाय अगर हम हर साल सेम वैल्यू का डाउनफॉल रिकॉर्ड करते तो 3 साल बाद भी यही आंसर आना चाहिए। मतलब पहले साल 10% कमी नहीं हुई, दूसरे साल 6% कमी नहीं हुई, तीसरे साल 14% कमी नहीं हुई, बल्कि तीनों सालों में सेम कमी हुई है 10.06%। तो 3 साल के एंड पे गाड़ी की कीमत वही आनी चाहिए जो हमने ऊपर निकाली। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, 10 लाख इंटू 1 माइनस 0.1006। अब हमने वही सिंगल वैल्यू जो हमने निकाली वही यूज करनी है हर साल। तो करके देखिए आंसर, 3 साल बाद आपकी गाड़ी की कीमत क्या बचती है। 1 माइनस 0.1006 इंटू 1 माइनस 0.1006 इंटू 1 माइनस 0.1006। हाँ जी, हाँ भाई, तो क्लियर है, सेम आंसर आ रहा है। थोड़ा बहुत फर्क आया होगा, वो वैल्यू बहुत लंबी थी जिसमें मैंने ऑर्डर किया हुआ। तो क्लियर है सबको? तो बच्चों जरा देखो ज्योमेट्रिक मीन का कमाल देखो, दोनों सवालों में वैल्यू सेम थी 10, 6 और 14। लेकिन पहले वाले सवाल में ज्योमेट्रिक मीन की वजह से आंसर आया 9.95, और दूसरे वाले सवाल में जबकि वैल्यू सेम थी आंसर आया 10.06। और हमने उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके भी देखा है और आंसर वो सही दे रहा है। ठीक है जी। तो अगर आपको 3% दी जाए 10, 6 और 14, आपसे कहा जाए ज्योमेट्रिक मीन निकालें, तो आपको अगला सवाल आपका ये होना चाहिए, भाई बताओ ये परसेंटेजेस की वजह से इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है। क्योंकि इजाफा होगा तो आंसर कुछ और आना है, और कमी होगी तो आंसर कुछ और आना है। ये अरिथमेटिक मीन थोड़ी है कि तीनों को जमा करें, 3 पे डिवाइड करें, इजाफा हो या कमी हो आंसर सेम आना है। ठीक है ना। तो ये जानना जरूरी है कि ये परसेंटेज वैल्यू को बढ़ा रही है या कम कर रही है। हजम होगी बात? अब बच्चों पेपर में हो सकता है, आपने चूंकि अरिथमेटिक मीन भी पढ़ लिया और ज्योमेट्रिक मीन भी पढ़ लिया, तो हो सकता है इन दोनों मीन को मर्ज करके सवाल बना दिया जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? फॉर एग्जाम्पल सवाल लिखें, सवाल लिखे शाबाश। A computer calculated arithmetic mean. A computer calculated arithmetic mean and geometric mean of two values as 5 and 3.
The computer calculated arithmetic mean and geometric mean of two values as 5 and 3. Find the two values. पॉइंट समझ आ गया? दो वैल्यूज है, पता नहीं कौन सी, उन दोनों का अरिथमेटिक मीन निकाला है तो क्या आया है 5। उन्हीं दो वैल्यूज का जो ज्योमेट्रिक मीन निकाला है तो आंसर क्या है 3। ये 5 किसकी वैल्यू है अरिथमेटिक मीन की, और ये 3 किसकी वैल्यू है ज्योमेट्रिक मीन की। अब अज्यूम करें कि लेट द टू वैल्यूज आर ए एंड बी। हमें नहीं पता वो वैल्यूज कौन सी हैं, हम क्या अज्यूम कर लेंगे ए एंड बी अज्यूम कर लें, एक्स एंड वाई अज्यूम कर लें, जो मर्जी कर लिया। अब अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है सुमेशन एक्स ओवर एन। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में नंबर वैल्यूज कितनी है 2, और उन दोनों को जमा करना है, तो सुमेशन एक्स ओवर एन का मतलब फिर क्या होगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर रखे हैं अरिथमेटिक मीन की वैल्यू तो पता है ना 5। तो बच्चों ये वाली इक्वेशन समझ सबको समझ आई है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। ए प्लस बी क्या निकलाएगा 10। क्या मतलब है इसका कि जब उन दोनों वैल्यूज को जमा किया गया होगा तो क्या आंसर आया होगा 10, उसको फिर नंबर वैल्यूज पे डिवाइड किया गया होगा तो अरिथमेटिक मीन निकला होगा 5। अब वो दो वैल्यूज ऐसी दुनिया में जिनको जमा करें 10 आए, कौन कौन सी हो सकती है 5 भी हो सकती हैं, 6 4 भी हो सकती हैं, 7 3 भी हो सकती हैं, 8 2 भी हो सकती हैं, 9 1 भी हो सकती हैं, और 10 0 भी हो सकती है। क्या 10 0 हो सकती है तो खोते हो, अगर 10 0 होती तो ज्योमेट्रिक मीन ना निकलता गधो। यस यस 10 0 हो सकती है, यस अकल का घाटा। देखो तो ज्योमेट्रिक मीन निकला हुआ, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकल सकता है। अच्छा जी बरल, अब a प्लस बी क्या आ गया 10, तो बच्चों हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 10 माइनस बी। एक वैल्यू निकाल सकते हैं ना, ये क्यों किया ये आपको भी समझ आ जाती है। अच्छा अब ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला सोचो, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज का nth रूट, ऐसी है ना। इस सवाल में कितनी वैल्यूज है जो मल्टीप्लाई होंगी 2, तो फिर रूट कौन सा लेंगे क्यूब रूट, स्क्वायर रूट क्यों लेंगे, दो वैल्यूज है तो a इंटू बी का स्क्वायर रूट, समझ आ गई, इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू गिवन है कि नहीं, क्या है 3, तो a इंटू बी का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3। अब हमें स्क्वायर रूट खत्म करना है तो क्या करें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आंसर आ जाएगा a इंटू बी इज इक्वल टू 9। यहां तक की बात समझ लगी। क्या बच्चों एक इक्वेशन आपके पास है a प्लस बी इक्वल 10 और दूसरी इक्वेशन आपके पास है a इंटू बी इंटू इज इक्वल टू 9। क्या इनको ऊपर नीचे रख के काट सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों, एक में क्या हो रहा है माइनस और दूसरे में, तो ये ऊपर नीचे रख के साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं हो सकता। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो तरीका बचपन में आपने पढ़ा था ना वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन आपने एक और तरीका भी पढ़ा था, उसको क्या कहते थे, उस तरीके का कोई नाम था सब्स्टिट्यूशन मेथड। याद करो याद करो याद करो। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते थे कि एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते थे, याद आया। तो यहां से इसलिए बच्चों मैंने ए की वैल्यू निकाल लिया है, ए इज इक्वल टू 10 माइनस बी, इस वैल्यू को पकड़ा और यहां पे ए की जगह पुट कर दिया, नहीं समझ, तो नीचे क्या आ गया फिर 10 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 9। ये बात सबको समझ आई है। इसको जब बच्चों ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी 10b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और अगर हम इसको रीअरेंज करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बी स्क्वायर माइनस 10b प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आप इसको सॉल्व करने के कई तरीके पड़े हुए हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी पढ़ा था, फैक्टराइजेशन भी पड़ी हुई है, वो पहली को तीसरी से मल्टीप्लाई करेंगे कोई नंबर आएगा, फिर वो दुनिया में दो नंबर सोचेंगे, याद है कुछ कुछ। तो उस तरीके से बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू निकल आएंगी।
तो बोलो तो सही। वैसे कैलकुलेटर से भी सॉल्व हो सकता है बच्चों। इक्वेशन में जाएं, तीसरी ऑप्शन चूज करें। पहले ए है बेसिकली पहली वैल्यू, वो क्या है 1। बी है बेसिकली दूसरी वैल्यू -10, और सी है बेसिकली कांस्टेंट, वो है जी 9। ठीक है जी। पुट किया, इक्वल प्रेस किया, क्या आ गया 9। फिर इक्वल प्रेस किया तो क्या आ गया 1। तो दो वैल्यूज हैं, कौन कौन सी, 9 एंड 1। नहीं समझ। तो यहां से ये साबित हुआ कि कैलकुलेटर ले लेना चाहिए, और कैलकुलेटर अच्छे वाला लेना चाहिए। 400 450 वाला नहीं लेना चाहिए। 1400 वाले भी चूना लगा तो हम चंगी तरह, क्योंकि वो भी जाली है। अच्छा कैलकुलेटर कम अज कम 3 से 5 हज़ार के दरमियान आएगा। तो इससे एक और बात भी समझ आती है कि कमेटी टाइम पे डाल लेनी चाहिए, क्योंकि 5 हज़ार ना इकट्ठा होना ना कैलकुलेटर आना। ठीक है जी। अच्छा जी, अब बच्चों आपका आंसर क्या आया जी? अच्छा जी, अब बच्चों आपका आंसर है 9 और 1। अब चेक करें क्या ये आंसर ठीक है। अब वो कैसे करें, इन दोनों को जमा करें, 2 पे डिवाइड करें, 5 आता है। अब इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन कैसे लेना पता नहीं। 9 जमा 1 अंडर रूट, हाँ जी। 9 और 1 को क्या करें, मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट ले, आंसर क्या रहेगा। तो ये 9 और 1 ही वो दो नंबर थे जिनका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो 5 आएगा, ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो 3 आएगा। और समझ आई बात है। तो बच्चों इस तरह से सवाल आपको आ सकते हैं, ये बात पेपर में अपने याद रखनी है। तो समझ आ गया क्या करना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। अच्छा अभी आप बैठे, अभी आपको सिखाना है गूगल क्लासरूम कैसे यूज करते हैं, ताकि अगर आपको कोई टेस्ट वगैरह अपलोड कर दिया जाए तो आपको घर जाके आप उसको सॉल्व करने में आपको कोई मसला ना हो। ठीक है जी, 2 मिनट के लिए तशरीफ रखें।